नमस्ते दोस्तों, क्या आप आज की डेट में भी अपनी इनकम टैक्स की प्लानिंग के लिए सेक्शन 80C पे हेविली डिपेंडेंट है? क्या आप जानते हैं आपकी फैमिली में एक इनविजिबल मेंबर है जो आपकी एक टैक्स प्लानिंग को एक नए लेवल पे लेके जा सकता है? जी हाँ, और वो भी बिना सेक्शन 80C की मदद के। इंडिया में एक ऐसा लीगल तरीका है जिसकी मदद से आप एक पर्सन क्रिएट कर सकते हैं जिसका काम होगा आपके लिए टैक्स मैनेज करना और आपकी एसेट्स को मैनेज करना, जिसकी मदद से आप अपने टैक्स को हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बचा सकते हैं। अगर आप हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट या सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे मैं HUF के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसका मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे HUF की मदद से आपको एक एक्स्ट्रा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है इनकम टैक्स में, कैसे आप एक्स्ट्रा 80C की लिमिट का फायदा उठा सकते हो, और सिर्फ यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कैसे एक HUF की मदद से आपकी वो इनकम जो एक हायर टैक्स ब्रैकेट में है उसको आप एक लोअर टैक्स ब्रैकेट वाली इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं। लोगों का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस आने वाले हैं, रादर एक नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है जिसमें डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं। तो क्या हमें HUF बनाने की जरूरत है? क्यों हम अननेसेसरी की फॉर्मेलिटीज में पड़े और अपना टाइम और पैसा वेस्ट करें? तो मेरा आंसर है कि HUF का मेन फायदा 80C की डिडक्शन लेने में नहीं है। HUF का मेन फायदा है इनकम स्प्लिटिंग में, जिसमें आपकी हायर टैक्स ब्रैकेट की इनकम लोअर टैक्स ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाती है और जिसकी वजह से आप काफी हैंडसम अमाउंट ऑफ टैक्स बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा HUF कैसे बनाया जाता है, उसका कॉर्पस यानी कि न्यूक्लियस कैसे सेटअप किया जाता है, वो गलतियां जो मैक्सिमम लोग करते हैं जिसकी वजह से HUF में क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड साथ ही साथ हम हर स्टेप पे ये भी कंपेयर करेंगे कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में और आने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या कोई चेंजेस हैं जिसकी वजह से HUF पे कोई फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे ही, साथ में मैं ऐसे पॉइंट भी डिस्कस करूंगा जो आज की डेट में हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए पेन पॉइंट बन चुके होंगे जिनका शायद आपको आंसर नहीं मिल पा रहा होगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ HUF टू द डिसोल्यूशन ऑफ HUF। मैं हूं CA हेमंत गुप्ता और ये है आपका HUF का कंप्लीट रोड मैप। तो स्टे विद मी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HUF बनता कैसे है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि HUF को रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन ही है, ये फैक्ट नहीं है। HUF को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। HUF बनता है मैरिज से और फैमिली के बढ़ने से। फिर चाहे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट हो या न्यू इनकम टैक्स एक्ट, HUF को एक सेपरेट लीगल एंटिटी ही माना गया है। HUF की अगर हम बात करें स्पेशली इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कर्ता, जो HUF का हेड होता है। नंबर 2 को पार्टनर। को पार्टनर वो मेंबर होते हैं HUF के जिनका HUF की प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट होता है। को पार्टनर में मेल मेंबर भी आते हैं और फीमेल मेंबर भी आते हैं। इसका मतलब है डॉटर्स भी को पार्टनर हो सकती हैं HUF के अंदर। एंड थर्डली मेंबर्स जो को पार्टनर नहीं होते। तो को पार्टनर का बेसिक मतलब ये है कि उनको पार्टीशन मांगने का राइट होता है एंड मेंबर्स को पार्टीशन मांगने का राइट नहीं होता। ये फर्क है। मेंबर में बेसिकली को पार्टनर की वाइफ या कर्ता की वाइफ आएंगी। अब ये बात इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड के HUF में तो मेंबर होती हैं, लेकिन अपने फादर के HUF में वो को पार्टनर होती हैं। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि जो भी एक HUF होता है उसको बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर 2 की बजाय 1 मेंबर रह जाता है तो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए वो HUF की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, HUF को सेटअप करने के बारे में बात करते हैं। इसमें हम HUF की एक डीड या एफिडेविट बनाते हैं एंड HUF का कॉर्पस सेटअप करते हैं जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं HUF का। तो डीड क्या होती है? बेसिकली डीड कोई ऐसा कोई स्पेशल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसमें बेसिकली HUF की डिटेल होती है कि कर्ता कौन है, को पार्टनर्स कौन है, मेंबर कौन है और न्यूक्लियस क्या है और कैसे आया है। तो ये बेसिक डिटेल हम डीड में बनाते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि काफी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या डीड बनाना जरूरी है HUF के बारे में। तो मेरा आंसर है कि डीड बनाना हिंदू लॉ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से डीड बनाने की जरूरत पड़ जाती है। इसको हम डीड भी नहीं बोलेंगे, एफिडेविट भी बोल सकते हैं आप इसको, जो मे बी 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में है और उस स्टेट में किस वैल्यू का वो स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड है इस तरह की डीड बनाने के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था, हिंदू लॉ में डीड बनाने की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, बट लेट अस से आपको पैन अप्लाई करना है, वहां पे आपको HUF की एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इंडिविजुअल के केस में तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बट HUF के केस में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वहां पे डीड काम आती है। प्लस RBI की कई सर्कुलर्स हैं जिसमें ये बोला गया है कि HUF की डीड फॉर द पर्पस ऑफ KYC उनको चाहिए, तो वहां पे ये डीड आपको काम आ सकती है। इनकम टैक्स में कभी असेसमेंट हो, वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कॉर्पस कैसे बना, कब आया, तो उसके लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाना हो तो आप एक डीड एक पेंशन कर सकते हो कि इस डीड के थ्रू हमने ये चीजें रिकॉर्ड करी थी और ऐसे हमारा एक कॉर्पस डेवलप हुआ इस HUF के लिए।
तो वहां पे वो डीड काम आ सकती है। तो इवन दो इट्स नॉट लीगली मैंडेटेड, बट प्रैक्टिकली सिनेरियो में आपको कहीं ना कहीं डीड की जरूरत पड़ सकती है। तो एक बार आपने डीड बना ली तो अब हम चलते हैं कॉर्पस के ऊपर। अब कॉर्पस में सबसे ज्यादा आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कि आपने एचयूएफ बनाया और अपने ही अकाउंट से एचयूएफ में लेटर से 50,000 60,000 लाख रुपए आपने डाल दिए एचयूएफ। अब क्योंकि आप एचयूएफ के करता हो या मेंबर हो तो यहाँ पे सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स इन्वोक हो जाएगा। और वो सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई मेंबर एचयूएफ को अपनी एसेट ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से जो इनकम आ रही है वो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, उस मेंबर की इनकम मानी जाएगी। तो अगर ऐसा होता तो एचयूएफ बनाने का जो होल पर्पस है वही डिफीट हो गया। आपको क्या फायदा हुआ एचयूएफ बनाने का जब टैक्स आपने खुद ही देना है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि एचयूएफ का जो न्यूक्लियस का कॉर्पस बनाएंगे वो आप अपना पैसा मत दीजिए, आप किसी और थर्ड फैमिली मेंबर से जो एचयूएफ का पार्ट नहीं है आप उससे गिफ्ट ले लीजिए, किसी थर्ड पर्सन से गिफ्ट ले लीजिए। और सबसे अच्छी बात कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है अगर आपने, आप उसको न्यूक्लियस बना लीजिए एचयूएफ का, जो वैसे भी सारी फैमिली की कंबाइंड प्रॉपर्टी बनेगी क्योंकि एंसेस्ट्रल है, उसको आप एचयूएफ में डाल दीजिए। तो वहां से आपका एक एचयूएफ का कॉर्पस या एक न्यूक्लियस बन जाएगा जिसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। गिफ्ट में मैं आपको एक बात बोलूंगा कि 50,000 तक का अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 50,000 से ऊपर का गिफ्ट लेंगे आप अगर तो उसके ऊपर सेक्शन 56 के अंदर आपको इनकम टैक्स लग जाएगा एचयूएफ को। आपको देने वाले को नहीं लगेगा, एचयूएफ को लगेगा। लेकिन उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। अब क्योंकि एचयूएफ जो होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो जैसे इंडिविजुअल को बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है, एटीसी का बेनिफिट मिलता है, एचयूएफ को भी वो बेनिफिट मिलता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ आप 5 लाख का भी गिफ्ट ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 50,000, जो कि टैक्सेबल होगा, कोई डाउट नहीं है, पर 5 लाख के गिफ्ट में आपका 13-14,000 15,000 लगभग इतना ही आपका अप्रोक्सीमेटली टैक्स बनेगा। तो आप सोचिए 5 लाख पे लेटेस्ट से आप 15,000 भी टैक्स दे रहे हैं तो आपने कितना टैक्स दिया? 3% टैक्स। और वही 5 लाख अगर आपकी इंडिविजुअल इनकम में जुड़ता और आप 30% की ब्रैकेट में होते तो आप 5 लाख पे 1.5 लाख टैक्स दे रहे होते। हो सकता है सरचार्ज भी लग रहा होता, एजुकेशन सेस तो लगेगा वहां पे। तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ 30% और कहाँ 3%, तब भी आप विन विन सिचुएशन में है अगर आपको ज्यादा गिफ्ट मिल जाता है। और ज्यादा गिफ्ट से क्या होगा, एक बार ही आप टैक्स दे देंगे और उस ज्यादा अमाउंट पे जो फ्यूचर की इनकम आएगी वो भी तो ज्यादा आएगी, तो तब भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अब आपने डीड बना ली, अब आपने न्यूक्लियस सेटअप कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट आपको जो करना है, आपको करना है पैन अप्लाई। आप फॉर्म 49 भरेंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एचयूएफ सिलेक्ट करेंगे और पैन अप्लाई कर देंगे, जिसमें वो डीड लगेगी आपके साथ में जो आपने एफिडेविट या डीड बनाया। और जो करता है उन पे आप केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ लगा दीजिए, आप पैन अप्लाई कीजिए, पैन आ जाएगा आपके पास। पैन आने के बाद आप बैंक को अप्रोच कीजिए, पैन दैट एफिडेविट और डीड वो आप लेके बैंक में जाएंगे अलॉन्ग विद द केवाईसी ऑफ करता। आपको अपने एचयूएफ के मेंबर्स की डिटेल बतानी पड़ेगी, बेसिक केवाईसी देने पड़ेंगे अपने, तो आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अब आपके पास पैन आ गया, आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, आपके पास एचयूएफ की डीड है, आपके पास न्यूक्लियस है, मे बी आपके पास लिक्विड फंड्स भी हैं। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आप उस पैसे को कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, उससे प्रॉपर्टी खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, एफडी बनाइए, जो मर्जी आप कीजिए। जो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना चाहते थे उस पैसे से, वो आप एचयूएफ की कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने बात करी आपसे बहुत ही बेसिक लेवल पे एचयूएफ के बारे में, कैसे बनता है, क्या स्टेप्स होते हैं और आप क्या क्या कर सकते हो। मैंने एक और डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है एचयूएफ के ऊपर, आप वो भी रेफर कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे कुछ और बात भी करना चाह रहा हूँ जो है आपके पेन पॉइंट्स। सबसे पहला पेन पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, क्या जो करता या कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ होता है वो एचयूएफ से सैलरी ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो इसका सिंपल आंसर है कि वो बिल्कुल ले सकता है सैलरी। लेकिन क्या हमें लेनी चाहिए सैलरी या नहीं लेनी चाहिए, और किस सिचुएशन में लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं लेनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। देखिए एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर आप एचयूएफ के करता हैं या मेंबर हैं और आप एचयूएफ के मैटर की टेक केयर कर रहे हैं, अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, एचयूएफ को एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं कि इनकम जनरेट करने की, या वो जो इनकम जनरेट हो रही है उसको मैनेज कर रहे हैं, एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो आपका लीगल राइट बनता है कि आप उसके बदले में कुछ रेम्यूनरेशन ले एचयूएफ से। तो एज लॉन्ग एज आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आप जेन्युइन रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, आप सिर्फ टैक्स को इवेड करने के लिए रेम्यूनरेशन के एंटर नहीं डाल रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे कोई इशू होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एचयूएफ की इनकम तो आप बोल रहे हैं कि 100 रुपए है, आप उसमें सैलरी 80 रुपए की निकाल के लेके जा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबलनेस होनी चाहिए सैलरी की। अगर वो नहीं होगी तो असेसिंग ऑफिसर हमेशा उसको क्वेश्चन करेगा और वो ये देखेगा कि ये एचयूएफ को आप एज ए कलरेबल इंस्ट्रूमेंट बना के यूज कर रहे हैं टैक्स को इवेड करने के लिए, तो हमें वो काम नहीं करना है। लेकिन सपोज असेसिंग ऑफिसर अलाउ भी कर दे, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें सैलरी लेने की जरूरत ही नहीं है या नहीं लेनी चाहिए? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेटेस्ट से एचयूएफ की इनकम है 10 लाख रुपए और आप कहते हो कि मैं जेन्युइनली उसमें से 6 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन ले सकता हूँ। अब 10 लाख की जो इनकम है एचयूएफ की, वो नेचुरली स्लैब्स पे चलेगी, मे बी 4 लाख तक फ्री है, फिर 4 से 8 तक 5% है, उसके ऊपर 10% है, तो उस पर एक लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स बनेगा। अब आप 6 लाख तो ले गए रेम्यूनरेशन में, एचयूएफ में बचा 4 लाख, जो कि मैं कहता हूँ बेसिक एग्जम्पशन में आया और जीरो हो गया टैक्स। अब जो 6 लाख आप लेके गए हो, आप अगर ऑलरेडी 30% की स्लैब में हो और 6 लाख लेके जा रहे हो, तो उसमें क्या समझदारी का सौदा है? वही 6 लाख अगर एचयूएफ टैक्स दे रहा होता तो मैक्सिमम वो शायद 10% के ऊपर टैक्स देता उस 6 लाख पे, कुछ हिस्से पे 5% पे देता।
आप अब दोगे 30% पे टैक्स, तो उसमें तो कोई समझदारी नहीं हुई सैलरी लेने की। तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए सैलरी। हाँ, अगर एचयूएफ की इनकम काफी अच्छी है और आप जनरली 2-3 बंदे हैं या 1-2 बंदे एचयूएफ के मेंबर्स हैं जो उस इनकम को अर्न करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी पर्सनल लेवल पे कोई इनकम नहीं है, तो उनको जरूर सैलरी लेनी चाहिए। क्योंकि एचयूएफ अगर मान लीजिए 30% की स्लैब में है और आप लोगों की कोई और इंडिविजुअल लेवल पे इनकम नहीं है, तो आप वहां से सैलरी लेके इंडिविजुअल स्लैब का बेनिफिट उठाइए। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग मिलेगी 50,000 की या 75,000 की आपको, और दूसरा बेसिक जीरो से स्टार्ट होंगे और हो सकता है एचयूएफ की इनकम इतनी होगी वो 30% पे टैक्स दे रहा हो और आप स्लैब का बेनिफिट ले सके और मे भी 1-2 बंदे ले सके स्लैब का बेनिफिट, नॉट नेसेसरी करता ओनली, तो उस सिचुएशन में लेनी चाहिए। तो ये आपको केस टू केस डिसाइड करना है। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल को सेक्शन 87A की रिबेट मिलती है, एचयूएफ को वो रिबेट नहीं मिलती। तो चलिए अब अगले पेन पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन इज, क्या एक फैमिली में 2 एचयूएफ हो सकते हैं या एक बंदा 2 एचयूएफ का करता हो सकता है? तो आंसर इज यस। तो क्या वो 3 का भी हो सकता है अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है फैमिली में। 2 का कैसे हो सकता है वो करता, या एक फैमिली में 2 एचयूएफ कैसे हो सकते हैं, पहले इसको आंसर करते हैं। एक एचयूएफ हो गया फादर का, जिसमें मदर और बच्चे और जितने भी बच्चे हैं और उनकी वाइफ्स वो उसमें मेंबर है। दूसरा एचयूएफ हो गया फादर के अडल्ट बच्चों का जो मैरिड हो चुके हैं, तो वो भी एक सब एचयूएफ बना सकते हैं। वो एचयूएफ उस एचयूएफ का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट एचयूएफ है, लेकिन वो एक सेपरेट एचयूएफ उसी फैमिली में हो गया। अब वो दोनों एचयूएफ आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे, वो सेपरेट चलेगा। लेकिन एक ही फैमिली में 2 एचयूएफ हो गए, अगर 2 बेटे हैं तो 3 एचयूएफ हो गए। अब सपोज उसी फैमिली में फादर की डेथ हो जाती है, तो जो एल्डर सन है वो फादर के एचयूएफ का कर्ता बन जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि एक ही पर्सन 2 एचयूएफ का कर्ता हो सकता है। एक फादर के एचयूएफ का कर्ता प्रोवाइडेड उसमें एसेट्स को कुछ मैनेज करने के लिए, और दूसरा वो अपने एचयूएफ का करता तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सेटल होता है। अब अगला क्वेश्चन, लोग पूछते हैं कि एचयूएफ का जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर एचयूएफ कोई बिजनेस कर रहा है जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, नहीं पूछना चाहिए, आपको लेना ही पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और क्योंकि सेपरेट पैन है आपके पास, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है एचयूएफ की, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट मिल जाएगा। इवन इफ अगर कर्ता ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है भी उसके पास, तो आपको एक सेपरेट नंबर मिलेगा जीएसटी का, क्योंकि कर्ता का पैन अलग होता है और एचयूएफ का पैन अलग होता है। कई लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं कि नहीं, कर्ता का पैन है तो हमें एचयूएफ के पैन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ता ही होलसेल उसको मैनेज कर रहा है तो उसी के पैन पे कर लेंगे काम। तो ये गलत बात है, एचयूएफ का पैन अलग होना चाहिए, ये हमेशा आप बात ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम कर्ता की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या फीमेल भी कर्ता हो सकती है? तो इसका आंसर सिंपल शब्दों में है एब्सोल्युटली यस। कर्ता होने के लिए आपको फैमिली का एल्डर को पार्टनर होना चाहिए आफ्टर द मेन कर्ता हैज डाइड। तो अगर लड़की आपकी जो है वो एल्डेस्ट डॉटर है, तो वो फीमेल कर्ता बन सकती है। किस सूरत में वो कर्ता नहीं होगी? या तो वो अनसाउंड माइंड की हो, या वो खुद से बोले मैं कर्ता नहीं बनना चाहती, आप मेरे भाई को बना दीजिए, तो ब्रदर जो कि यंगर होगा वो कर्ता बन सकता है। पर लीगल राइट पहले डॉटर का है कर्ता बनने का। तो दोस्तों, आगे चलते हुए हम बात करते हैं डेथ ऑफ कर्ता में क्या होता है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और उन पॉसिबिलिटीज को कैसे टेक केयर किया जा सकता है। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कर्ता की डेथ हो गई, उसके आगे उनके बेटे थे, तो जो भी एल्डेस्ट सन होगा वो कर्ता बन जाएगा। ही विल बी द हेड ऑफ द फैमिली और वो एचयूएफ के अफेयर्स को टेक केयर करेगा। अब बात करते हैं कि कर्ता की डेथ हो गई, बेटा भी है लेकिन वो 18 साल से ऊपर का नहीं है, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा, जो मदर होगी वो बेटे की गार्डियनशिप में कर्ता तो नहीं बनेगी, लेकिन एचयूएफ के अफेयर्स को शी कैन टेक केयर टिल द टाइम जो बच्चा है वो 18 साल का नहीं हो जाता। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बच्चा फिर कर्ता का रोल निभाना स्टार्ट कर देगा। उसके पहले उसकी मदर कर्ता का रोल निभाएगी। जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है, आईटीआर बननी है, बैंक अकाउंट चलाने हैं, या मे बी कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी भी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन है, तो मदर विल टेक केयर इन दैट केस। अब थर्ड सिनेरियो लेते हैं कि कर्ता की डेथ हो गई, मदर भी नहीं है, बच्चे हैं, लेकिन बच्चे माइनर हैं। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। कोई भी डिस्टेंस रिलेटिव कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। वहां पे एक लीगल गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करता है, तो सेम वो रोल लीगल गार्डियन निभाएगा जो एक मदर निभाती, टिल द टाइम वो बच्चे 18 साल से ऊपर नहीं हो जाते। जब बच्चे 18 साल के ऊपर हो जाएंगे तो एल्डेस्ट जो भी बच्चा है वो कर्ता का रोल टेक केयर कर लेगा। एक और क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं सिर्फ, तो क्या एचयूएफ बन जाएगा? देखिए, लीगली हिंदू लॉ के हिसाब से तो जब आपकी मैरिज हुई तब आपका एचयूएफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट कई बारी डिफरेंट असेसिंग ऑफिसर कई बारी डिफरेंट अप्रोच ले लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, एचयूएफ हम तब मानेंगे जब एक दूसरा को पार्टनर आ जाए। जैसा मैंने आपको बताया, जो वाइफ होती है वो मेंबर होती है, को पार्टनर तो होती नहीं है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर ये ओपिनियन लेता है कि 2 को पार्टनर होने चाहिए, तो फिर आपको बच्चे के होने के ऊपर आप कह सकते हैं कि मेरा एचयूएफ क्रिएट हुआ। बट लीगली जहां तक मैं समझता हूँ, 2 मेंबर अगर आपके हैं आपके पास, हस्बैंड एंड वाइफ, तो एचयूएफ आपका रेडी है, आप अपना एचयूएफ
बना सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर के साथ अगर आपको कभी चैलेंज आते हैं तो वो आपको लीगली फाइट करना पड़ेगा उसको, बट आई थिंक यू शैल हैव योर वे, क्योंकि लीगली इसमें कोई चैलेंज नहीं है एज सच। हालांकि बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे के होने पे ही आप एचयूएफ क्रिएट कीजिए, सो दैट एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन जो मे भी पॉसिबल हो, जरूरी नहीं है कि हो ही हर बारी, उसको आप अवॉइड कर सकें। अब लास्टली मैं एक बड़े ही बिटर पॉइंट पे आता हूँ कि पार्टीशन, एचयूएफ का जो पार्टीशन है वो कैसे मटेरियलाइज होता है। स्पेशली मैं इनकम के कंटेक्स्ट में बात करता हूँ। जो पार्टीशन है देखो दो तरह से हो सकता है। एक तो है पार्शियल पार्टीशन कि एचयूएफ के एक को पार्टनर ने बोला कि मुझे मेरा शेयर दे दो, मैं जा रहा हूँ, बाकी आप देखो क्या करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो वो पार्टीशन भी होता है, हिंदू लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है। एक होता है फुल पार्टीशन, जितने मेंबर है सबने अपना अपना शेयर लिया और सबको राम राम करी और टोटल पार्टीशन हो गया। तो अब इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में जब टोटल पार्टीशन को तो रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन पार्शियल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आपने चाहे किसी एक को पार्टनर को उसकी एसेट्स दे दी हैं, लेकिन एचयूएफ की असेसमेंट एज ए होल ही होती रहेगी इनकम टैक्स के हिसाब से। और जो फुल पार्टीशन करना है वो भी थोड़ा सा टिकलिश है, क्योंकि वो फुल पार्टीशन करने के बाद असेसिंग ऑफिसर के पास आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इनकम टैक्स के अंदर, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पूरा पार्टीशन कर दिया, सारी एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी हैं और अब हमारे पास एचयूएफ में कुछ नहीं बचा, तो आप एचयूएफ को डिफंक्ट मानो और एचयूएफ के पैन को आप इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दो और मार्क कर दो रिकॉर्ड में। अब जो टोटल पार्टीशन होता है उसमें इनकम टैक्स में क्या फायदा होता है, एसेट तो ट्रांसफर हो जाती है मेंबर्स को या को पार्टनर्स को, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं माना जाता इनकम टैक्स के हिसाब से, तो कैपिटल गेन से बच जाते हो आप एटलीस्ट उसके अंदर। लेकिन क्योंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो रही है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो वो आपको डिफरेंट स्टेट के लॉ देखने पड़ेंगे कि वो स्टैम्प ड्यूटी के बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या स्टैम्प ड्यूटी पूरी लगेगी या पार्शियल लगेगी या उसमें कुछ रियायत मिलती है। ऐसे केस में तो आपको स्टेट टू स्टेट देखना पड़ेगा। एचयूएफ चलाते वक्त हमें ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने पर्सनल खर्चों को एचयूएफ की इनकम के साथ सेट ऑफ ना करें, प्लस हमें एचयूएफ की रिटर्न हर साल फाइल करनी है, चाहे हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से नीचे ही क्यों ना हो। तो ये बात का हमें जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, एक गोल्डन रूल जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि टोटल पार्टीशन जो है वो एचयूएफ को डिसॉल्व करने का एकमात्र तरीका है, लेकिन वो बहुत कम्बरसम है, बहुत डिफिकल्ट तरीका है वो। तो आप एचयूएफ अगर आप बना रहे हो तो आप उसी सूरत में बनाना जब आप एचयूएफ बनाने का आपका पर्पस है फैमिली की वेल्थ को बढ़ाना, फ्यूचर टैक्स प्लानिंग करना। अदरवाइज एचयूएफ बनाने का आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले लास्टली अगर मैं कंपेयर करूं ओल्ड इनकम टैक्स और न्यू इनकम टैक्स एक्ट को, हालांकि एचयूएफ के रिलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर, लेकिन प्राइमरी बेनिफिट क्या था, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में आपको एटीसी की डिडक्शन मिलती थी इसके अंदर, बट न्यू इनकम टैक्स में जो प्राइमरी बेनिफिट है वो स्प्लिटिंग ऑफ इनकम का है, डिडक्शंस का उतना बेनिफिट नहीं है आपको एचयूएफ के अंदर। ओल्ड इनकम टैक्स में जो स्लैब्स का फर्क था वो इफ एंड बट्स के साथ था कि डिडक्शंस लोगे तो ऐसे है, डिडक्शंस नहीं लोगे तो ऐसे है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिवली सिंपल स्लैब्स हैं जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना होता है। दोनों इनकम टैक्स एक्ट में एचयूएफ को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है। 87A की रिबेट की बात करें तो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में भी कोई रिबेट नहीं है और न्यू इनकम टैक्स एक्ट में भी ऐसा कोई सिमिलर प्रोविजन नहीं है। जो भी रिबेट्स हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। बेसिक एग्जम्पशंस की बात करें तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में जो एग्जम्पशंस हैं वो बेसिक स्लैब्स जाती है 4 लाख तक, जहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड इनकम टैक्स में जो स्लैब्स थी वो 2.5 लाख और 3 लाख थी, बेस्ड ऑन आप कौन सी रिजीम सिलेक्ट कर रहे हैं, ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम। तो ये फर्क था दोनों में थोड़ा सा, बट मार्जिनली डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करें तो ओल्ड इनकम टैक्स में 64 था सेक्शन, जहाँ पे इनकम क्लब हो जाती है अगर आप कर्ता से एचयूएफ की तरफ इनकम डाइवर्ट करते हैं। एंड न्यू इनकम टैक्स में भी जनरल अवॉइडेंस रूल है, जहाँ पे आप डीम्ड इनकम की बात करते हैं अगर किसी अनरिलेटेड पर्सन से आपको पैसा आया तो। एंड लास्टली पार्टीशन की बात करूं तो ओल्ड इनकम टैक्स में भी पार्टीशन के रूल हैं। सेक्शन 171 इज देयर जो टोटल पार्टीशन की बात करता है, उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और न्यू इनकम टैक्स में भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोसीजर मोर और लेस सेम रहेगा, उसके एग्जैक्ट रूल नोटिफाई कर दिए जाएंगे। अगर आपको एचयूएफ के रिलेशन में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई डीड का फॉर्मेट चाहिए या किसी और तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जिसका आप जवाब मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर डालिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का डिस्कशन आपके टैक्स प्लानिंग में और उससे भी ज्यादा वेल्थ जनरेशन एंड एक्यूमुलेशन में आपके काम आएगा। टिल देन, दिस इज CA हेमंत गुप्ता साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।